नमस्कार दोस्तों, मैं दृष्टि आईएएस इंदौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम ब्रजेश मीना है। आप सभी को बता दूं कि ये एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री 2024 को टारगेट रख के, जो 2023 जून को प्री होने वाली है उसे टारगेट रख के। इससे जो एमसीक्यू है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम उठाकर ला रहे हैं। बहुत बड़ी टीम इसके पीछे लगी हुई है और आपके लिए वो महत्वपूर्ण एमसीक्यू ला रही है जो अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनकी आने की संभावना है आपके एग्जाम में 100% हो सकती हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में हम सहयोग करना चाहते हैं आपसे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय तिरंगा झंडा किसने तैयार किया था। तो भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय तिरंगा झंडा किसने तैयार किया था, आपके सामने चार ऑप्शन है। पिंगली वेंकैया नायडू, श्यामलाल गुप्ता, एस.सी. मुखर्जी, सुकुमार सेन। तो आप एक बार आंसर देने की कोशिश करें, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। तो आपने अपने मन में आंसर सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। आवाज आ रही? हाँ, आ रही। तो ये सबसे पहले जो तिरंगा झंडा तैयार किया था वो किया था आपने आपके पिंगलिया वेंकैया नायडू ने। इसके अलावा श्यामलाल गुप्ता, एस.सी. मुखर्जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये संविधान सभा संविधान संविधान सभा के क्या है, ये उपाध्यक्ष। क्या है? उपाध्यक्ष। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सुकुमार सेन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट क्या थे, ये फर्स्ट क्या है, चुनाव आयुक्त। फर्स्ट चुनाव आयुक्त फर्स्ट चुनाव आयुक्त वो भी कौन से, ऐसे वैसे नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये कब अपनाया गया था ये भी जान लेते हैं। तो ये अपनाया गया था आपका 23 जुलाई 1921 को। कब अपनाया गया था, किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये प्रस्तुत किया गया था। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले किस शासक ने गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बिम्बिसार, क्षेत्रोजस, अजातशत्रु और जरासंध। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, इसके बाद मैं बताता हूं। तो इसका आंसर जो होगा वो सबसे पहले जरासंध ने क्या बनाया था, मगध की राजधानी बनाया था। गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया था। जरासंध के बारे में ये वही है जिसका अंत किसने किया था, भीम ने। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में श्री कृष्ण ने भीम से बोला था कि इशारों में ये जरासंध है और एक तरफ अगर आप इन्हें बीच में से चीर कर फेंकोगे तो इनकी मृत्यु नहीं होने वाली, अगर आप इस टाइप से दाएं बाएं फेंकोगे तो ये वापस नहीं जुड़ने वाला। तो भीम द्वारा इनका वध किया गया था। ये वही जरासंध है जैसे आपने श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम द्वारा इनको मारा गया था। इसके अलावा बिंबिसार के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये मगध का वास्तविक संस्थापक है। मगध का क्या माना जाता है, मगध का क्या माना जाता है, इनको वास्तविक संस्थापक क्या माना जाता है, वास्तविक क्या माना जाता है, वास्तविक क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, संस्थापक। तो मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात, ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। किस वंश से, हर्यक वंश से संबंधित थे। तो जो मगध पर पहला शासन स्थापित हुआ वो हर्यक वंश था। इसके अलावा अजातशत्रु के बारे में आप जानते हो कि अजातशत्रु कौन था। अजातशत्रु कौन था, ये पुत्र था किसका, ये पुत्र था बिंबिसार का। इन्हीं का पुत्र था किसका, बिंबिसार का ये पुत्र था। बिंबिसार का ये पुत्र था। इन्होंने अपने पिता किसकी हत्या कर दी थी, बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसलिए इस हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश भी बोला जाता है, पितृहंसा वंश भी बोला जाता है। आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले जरासंध ने गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। बिल्कुल भैया, ये तो सच बात की है। किसने बोली है, या एस.सी. बोस, ये एस है, एस.सी. बोस, एस.सी. बोस, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं। आप अपने दिमाग में एक बार ऑप्शन क्लिक कर लें। वैसे ये बात जिसने भी बोली है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को
गुलाम बना दिया या हमें गुलाम बना दिया। बिल्कुल, आज भी जो अंग्रेजी बोलता है उसे हम प्रोफेसर टाइप का इंसान मानते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं बोलता है, हिंदी बोलता है, उसे हम गंवार समझते हैं। जो सूट बूट पहन लेता है, पश्चिमी संस्कृति को अपना लेता है, उसे हम हीरो समझते हैं, और जो धोती कुर्ते में टेलता है उसे हम देहाती समझते हैं। लेकिन यही तो हमारी मानसिकता है, अंग्रेज आए अंग्रेजी छोड़ गए, गाय की पूंछ काटकर गधे की जोड़ गए, इस टाइप का कुछ हाल है हमारा। तो गुलाम किसने कहा, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता, इनके बारे में आप सभी जानते हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा। इनके बारे में आप सभी जानते हो कि ये 1915 में कहां से, दक्षिण अफ्रीका से आए, दक्षिण अफ्रीका से आए, भारत में सबसे पहले आए। इसके आने के बाद इन्होंने 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन, कौन सा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में क्या चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो 3 आंदोलन चलाए इन्होंने, और तीसरे आंदोलन में तो अंग्रेजों को इन्होंने भारत से बाहर भेजी थी। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने क्या की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की इन्होंने, 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। क्या, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का क्या माना जाता है, इन्हें जनक भी माना जाता है। इसके अलावा इनके प्रयास से ही 1829 में क्या किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को क्या किया गया था, सती प्रथा पर खत्म किया गया था, यहाँ कानून बनाया गया था। आगे बढ़ती हूँ, ये देख लो किसने कहा था को गुलाम बना दिया है, ये क्योंकि ये उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी। वो हीनता की भावना भैया, जो अंग्रेजी बोले वो अच्छा, और जो ना बोले वो गमा, इस टाइप का। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये एमपीपीएससी प्री में आ चुका है, एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन है। तो किसने बनवाया था, परमार राजा, राजा भोज ने, कलचुरी गंगदेव ने, चौहान पृथ्वीराज प्रथम ने, या धनदेव चंदेल ने। तो एक बार आंसर देने की कोशिश करें, बाकी मैं तो बता ही दूंगा आपको। तो ये बनवाया था परमार राजा, राजा भोज में। इनके बारे में जान लेते। तो ये परमार वंश के शासक थे, जो 10 से लेके 1055 तक इन्होंने परमार वंश पर शासन किया। इसके अलावा ये कविराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कविराज, कविराज बोला जाता है। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जैसे श्रृंगार, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, विद्या विनोद, विद्या विनोद, विद्या विनोद, बहुत सारी और भी बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। धार में गौशाला मंदिर का निर्माण किया, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां पर अभी सर्वेक्षण चल रहा है, वहां पर पता लगाया जा रहा है यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था। और भोपाल का भोजपाल जो तालाब बना है वो बनाया है। इसके अलावा इन्होंने एक शिवलिंग भी बनाया था, उसका नाम मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, उन्हें मध्य प्रदेश का शिवलिंग बोला जाता है। इसके अलावा कलचुरी गंगदेव, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के शासक हैं। ये कहां पर रहे थे, जबलपुर में, जबलपुर के आसपास आप कलचुरी देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान या प्रथम, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि ये जो चौहान वंश था, ये दिल्ली प्लस अजमेर के आसपास देखा जाता है। आप सभी को पता है इसी वंश के प्रतापी शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, है ना। पृथ्वीराज जो फर्स्ट थे वो तृतीय थे, जिन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, जिन्होंने तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का पहला और द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में इन्होंने किसके साथ लड़ा था, इन्होंने गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। पहले युद्ध में इन्होंने गोरी को हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में ये खुद हार गए।
है ना। इसके बाद आप सभी को पता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक बनते हैं। दंगदेव ये चंदेल, ये दंगदेव चंदेल बहुत ही प्रतापी राजा थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र चंदेल वंश की स्थापना की। इससे पहले चंदेल वंश जो नानुक द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी, तब स्वतंत्र नहीं था, उन्होंने स्थापना की थी, स्वतंत्र हुए। इसके अलावा इन्होंने खजुराहो को राजधानी बनाई, जहां पर आप सभी को मंदिर देखने को मिलता है, और बहुत सारे जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर भी आपको मिलता है। इसके अलावा इन्होंने भी कुछ मंदिर बनाए खजुराहो में, कुछ मंदिर बनाए। क्या खजुराहो में कुछ मंदिर बनाए, वो हैं पार्श्वनाथ, पारसनाथ या पार्श्वनाथ, पारसनाथ, विश्वनाथ, विश्वनाथ और वेदनाथ, वेदनाथ, ये आप प्रमुख मंदिर उन्होंने बनवाए। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो किसने बनवाया था, तो ये भोज ने बनवाया था, नारायण मंदिर का हुआ था, ये एक हिंदू मंदिर है, तो शिव भगवान को समर्पित है ना। इसके अलावा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लक्षित करने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया फर्स्ट आंदोलन कौन सा था। तो पूर्ण स्वराज को लक्षित करने के लिए पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया था, तो ये आंदोलन था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन बाकी आंदोलन के बारे में जान लेते। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ, किसने किया था, अली बंधुओं ने, है ना, अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था, जिसमें कौन कौन थे, शौकत अली और आपके थे मोहम्मद अली। कौन कौन से थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली। और इसके अलावा ये कब खत्म हो गया था, 1920 में। जो तुर्की के शासक जो कमाल पाशा थे, उन्हें हटा दिया गया पद से। इसके बाद ये अपने आप खत्म हो गया था। लेकिन इसी आंदोलन का फायदा उठाकर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन था, उस आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया था। इसके बाद उन्होंने अच्छा वक्त देखते हुए कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ नागपुर से, नागपुर प्रस्ताव के द्वारा। फिर इसके अलावा ये 5 फरवरी कब तक चला, 5 फरवरी 1922 तक चला। 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा चोरी चोरा कांड होती है, आप सबको पता है। ये देवरिया उत्तर प्रदेश में एक जिला है, देवरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश में, है ना, वहां पर एक जगह चोरी चोरा कांड। उसमें क्या करा इन्होंने, क्या किया कि इस दिन जो हिंसक भीड़ थी, उसने जो पुलिस थाना था वहां पर उसको जला दिया गया, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। इससे दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया, ये आंदोलन बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता है, ये गांधी जी द्वारा सबसे पहले दांडी मार्च प्रारंभ की गई थी। दांडी मार्च कब प्रारंभ की गई थी, 12 मार्च से प्रारंभ की, और 6 अप्रैल ये कहाँ पहुंचे, 6 अप्रैल ये गुजरात के वहां पर दांडी तट पर पहुंचकर, गुजरात के दांडी तट पर पहुंचकर इन्होंने किया, नमक कानून का उल्लंघन किया, और क्या किया इन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को प्रारंभ किया। ये लगभग 241 मील की दूरी थी जो इन्होंने तय की, मील की, और यहाँ पर 385 किलोमीटर माना जाता है ना। इसके अलावा आप सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का महत्वपूर्ण तीसरा आंदोलन, यह माना जाता है 8-9 अगस्त, ये प्री में पूछा जा चुका है, 8-9 अगस्त 1942 को प्रारंभ माना जाता है। इसमें ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये अंतिम गांधी जी का आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, ये 31 दिसंबर है भैया, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसके पश्चात पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के लिए 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था, शुरू किया गया था। आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सती प्रथा सती प्रथा का अंत करने और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑकलैंड और कैनिंग। तो आंसर देने की कोशिश करें, बाकी तो मैं दे ही दूंगा। तो सती प्रथा की जो अंत करने का कोशिश किया था, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में जो सती प्रथा पर प्रतिबंधन लगा दिया और इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया। लेकिन ठगी प्रथा इन्होंने समाप्त की थी कर्नल सिलीमेन की सहायता से। कर्नल
सिलीमैन, सिलीमैन की सहायता से इन्होंने टैगी प्रथा को समाप्त की थी, है ना। इसके अलावा डलहौजी, डलहौजी के बारे में आप सब जानते हो कि इन्होंने क्या डाला था, हड़प नीति, हड़प नीति इन्होंने प्रारंभ की थी, जिसके तहत इन्होंने सतारा को हड़पा। किसको हड़पा, सतारा को हड़पा, पहला राष्ट्र था। इसके अलावा इन्होंने अवध, अवध को हड़पा। अवध को किस आधार पर हड़पा था, इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर, किसका, कुशासन, कुशासन का आरोप लगाकर भैया तुम्हें शासन करना ही नहीं आता। इसके अलावा आप सभी को पता है कि झांसी को हड़पा, झांसी, झांसी, झांसी के बारे में आप सभी को पता है कि झांसी का जो सीरियल आता है उसमें बताया जाता है कि दत्तक पुत्र को इन्होंने मान्यता नहीं दी या गोद निषेध प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया था। इसके आधार पर इन्होंने हड़पा। इसके अलावा ओकलैंड, ओकलैंड के बारे में आप सभी जानते हो कि इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड थी जो किसके द्वारा बनवाई गई थी, शेरशाह सूरी द्वारा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल से लेके लाहौर तक, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से लेके लाहौर या काबुल तक ये चली गई थी, लाहौर या काबुल तक ये मानी जाती है। इसका इन्होंने क्या करवाया, ग्रैंड ट्रक रोड का इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने करवाई थी मरम्मत, क्योंकि इन्होंने बनवाई नहीं थी, मरम्मत करवाई थी, है ना। लेकिन किस लिए करवाई थी, क्योंकि ये लड़ना चाह रहे थे क्या, कि अफगान युद्ध, कौन सा युद्ध, अफगानों से युद्ध करना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने अफगान युद्ध के लिए ये काम किया था। अच्छा काम भाई साहब, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ध्यान रखना, ये थोड़ी बनवाएंगे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, वायसराय, वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय हैं। और इनके समय क्या किया था, इनने विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह को इन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय भी इन्होंने स्थापित किए थे। आगे बढ़ते हैं, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था और सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन राय की सहायता से, मैंने बता चुका हूँ 1829 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़ ले। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुए थे, अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद। तो आप सभी को पता है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, कितने, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, है ना। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जो विजय हुए थे वो थे आपके हैदर अली, हैदर अली, है ना। इसके अलावा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें आ गए इनके बेटे, कौन होते, जिसमें हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई, ये संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ये इसमें कौन था, टीपू सुल्तान। और चौथे युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान भी, टीपू सुल्तान, सुल्तान की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये 4 आंग्ल मैसूरी युद्ध हुए थे, आप सभी को पता है। मराठा, आप सभी को पता है कि मराठाओं के बारे में ये महाराष्ट्र में थे। हैदराबाद, हैदराबाद का निर्माण चिंगलीज खान ने करवाया था। आगे पढ़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, तो ये प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली के बीच हुआ। 17 इतने कारण अनुसार मद्रास को लेकर मुद्दा बना हुआ था। फिर आक्रामक नीति अपना रहे थे अंग्रेज, तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो फिर इसके अलावा ये मद्रास की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें हैदर अली की विजय होती है। अगला क्वेश्चन, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में जो सालवाई की संधि की गई थी, उसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी, पेशवा ने, जायकवाड़ ने, सिंधिया ने या ओलगन ने। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर दें, इसके बाद मैं तो दे ही रहा हूं। तो ये मराठों द्वारा जो सालवाई की संधि की गई थी, तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 युद्ध हुए थे। आप सभी को पता है कि आंग्ल मराठा युद्ध में 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, वो जान लेते हैं। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, पहले युद्ध में कौन सी संधि हो गई आपकी, सालवाई, सालवाई की संधि हो गई। दूसरा जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में आपकी कौन सी संधि हो गई, दूसरा, अरे यार, दूसरा जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध में कौन सी संधि हो गई आपकी, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि ये किसके साथ हुई, बाजीराव द्वितीय के साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ, है ना। इसके अलावा तीसरे युद्ध में क्या हुआ, तीसरे युद्ध में अंग्रेजों को सौंप दिया भैया मराठा साम्राज्य, और क्या किया, है ना। तीसरे युद्ध में तो अंग्रेजों के पास चला गया मराठा साम्राज्य, सहायक संधि स्वीकार हो गई थी, ये द्वितीय युद्ध में बेसिन की संधि के साथ।
है ना। जायक तो इसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? सिंधिया ने। तो सिंधिया के जो महादजी सिंधिया थी उन्होंने निभाई थी। तो ये सिंधिया वंश कहाँ है? मध्य भारत में। मध्य भारत, मध्य भारत में मुख्यतः कहां पर था ये? पहले इंदौर में था, फिर कहां चला गया? ये ग्वालियर में चला गया था। तो ये मध्य भारत जो इलाका था, ये मध्य प्रदेश का जो इलाका आप देख सकते हो, ये वाला इलाका, इस वाले इलाके में कौन सा वंश था आपका? सिंधिया वंश स्थापित हो गया था। इसके अलावा पेशवा आप सब जानते हो कि बाद में ये संध्या हो गई थी। इसके अलावा ये पुणे महाराष्ट्र में सीमित हो गए थे। होलकरों के बारे में जानते हो कि ये दो जगह बने हुए थे, एक तो इंदौर में प्रारंभ में थे, और जब जो देवीबाई अहिल्याबाई होलकर आई, उन्होंने महेशभर में राजधानी बनाई। कहां पर? महेशभर। तो ये कुल मिला के मालवा वाले क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर रहे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। सालवाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के साथ की गई, जिसमें प्रमुख भूमिका माताजी शिंदे ने निभाई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा? और अरविंद कुमार ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने और तिलक ने। आपके सामने ऑप्शन है और आप आंसर देने की कोशिश तो करें, बाकी आंसर तो मैं बता दूंगा। तो ये कौन कह सकता है कि कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा? तो ये बोला भैया गरम दल के नेताओं ने। ये उस समय को बोला गया जब कांग्रेस पर नरम दल का प्रभाव था। आप सभी को पता है कांग्रेस पर नरम दल का शुरुआत में प्रभाव था, इसके बाद गरम दल का प्रभाव आया। गरम दल में जो नेता थे वो बिपिन चंद्र पाल, इनकी त्रिकुटी माना जाता है इनको। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं है, तुम राजनीतिक भिक्षा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? किससे? अंग्रेजों से। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ये बाद में आए, इन्होंने आंदोलन चलाए बहुत सारे, आप सभी को पता है कौन कौन से जो आंदोलन थे वो चलाते रहे। फिर इसके अलावा अरविंद घोष के बारे में भी कहा जाता है कि ये शुरुआत में राजनीति में, सक्रिय राजनीति में थे, फिर फिलोसफर या दार्शनिक बन गए, और इन्होंने बोला कि अब तो भैया काली माता ही सुपर पावर है, वो ही भारत की रक्षा करेगी और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएगी। ये कहां चले गए? फिर पांडिचेरी। कहां चले गए? पांडिचेरी में जाकर इन्होंने क्या किया? अरविंदो आश्रम या ओरिविलो आश्रम, ओरिविलो आश्रम की क्या की इन्होंने? आश्रम की क्या की? स्थापना की। यहां पर जाकर इन्होंने तिलक के बारे में आप जानते हो कि बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्र, जो समाचार पत्र थे वो निकाले। कौन कौन से? एक तो निकाला आपका मराठा, और एक आपका निकाला केसरी। कौन सा निकाला? केसरी। जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? ये महाराष्ट्र से संबंधित। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र में एक शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, और इन्होंने गणेश उत्सव का भी प्रारंभ किया, ताकि इनका उत्सव मनाने का प्रमुख लक्ष्य ताकि जनता एकत्रित हो और उन्होंने क्या एकता है और राजनीतिक जागृति बढ़ सके, और ताकि हम अंग्रेजों को हमारे देश से भगा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा वृत्ति किसने कहा? ये हो गया आपका। आगे क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया? तो आप सभी को पता है इसका आंसर, ये आपका 1833 हो जाएगा। लेकिन बाकी अधिनियमों के बारे में भी जान लेते हैं। 1858 का अधिनियम आप सभी को पता है। इसके तहत अब भारत क्या था? अब भारत डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया? अब महारानी की, कंपनी के हाथ से निकलकर कहा चला गया? महारानी के हाथ में, यहाँ ब्रिटिश हाथ में डायरेक्ट चला गया। दूसरी बात, 1858 के अधिनियम के द्वारा ही अब क्या फर्स्ट वायसराय बनाया गया। जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बनाया गया, और लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। अब भारत को अब क्या कहा? विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ शोषण नहीं करेंगे। 1857 का अधिनियम था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट क्या बनाया गया था? आपका फर्स्ट बनाया गया था गवर्नर, वो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था। इससे पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर, संपूर्ण भारत का बनाया गया। 1809 का अधिनियम, ये वैसा भी अधिनियम ना आता तो हो सकता था वर्तमान में भारत से अलग होकर पाकिस्तान नहीं जाता। तो
तो इसे मानले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानले मिंटो सुधार। मानले मिंटो सुधार, इसे क्या बोला जाता है? मानले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, क्योंकि जो मिंटो है वो ही उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम में क्या किया कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मान ली गई। इसमें क्या मान ली गई? सांप्रदायिक 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 प्रतिनिधित्व 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 की मांग मान ली गई। किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मांग ली गई। और मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मांगने से तात्पर्य यह है कि आप मुसलमान ही व्यक्ति खड़ा होगा और मुसलमान ही क्या करेंगे? वोट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं मिंटो को क्या इन्होंने क्या किया, ये पाकिस्तान की नींव यहीं से डाल दी। ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है और मिंटो को कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये ना होते तो हो सकता है पाकिस्तान हमसे अलग ना होता और ये बात ना मान ली गई होती, हो सकता है। 1833 के इसमें ये चौथा सदस्य शामिल किया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत शासन अधिनियम द्वारा रक्षित विषय का भाग नहीं है? तो रक्षित विषय में आप सभी जानते हो कौन सा भाग नहीं होगा। ये स्वास्थ्य जो भाग नहीं होगा, पुलिस वित्त और न्याय तो होगा ही यार रक्षित विषय, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जहां व्यक्ति द्वारा कर्मकांड का त्याग करने का उल्लेख मिलता है वो कौन से पुराण में मिलता है? तो मतलब कर्मकांड का, जहां आप जो फालतू के कर्मकांड चलते रहते हैं उसका त्याग कर दो भैया, वर्तमान में बहुत चल रहा है। लेकिन इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण हो गई, मत्स्य पुराण हो गई, लिंग पुराण हो गई या पाताल बीज हो गई, कहाँ मिलता है? तो एक बार आंसर सोच ले, बाकी तो मैं दे ही दूंगा आपको। आप सभी को पता है कि जो पुराण है जो कहाँ मिलता है सबसे पहले? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पुराण है ना, पुराणों की संख्या टोटल मानी गई है 18 पुराण माने गए, है ना। 18 पुराण माने गए। 18 पुराण में से जो मत्स्य पुराण है वो किससे संबंधित? इसमें ही मिलती है। आपका आंसर यही है, मत्स्य पुराण। लेकिन जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण ये किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से, या इन्हें आंध्र वंश भी बोला जाता है, तो सातवाहन वंश से संबंधित है। इसके अलावा जो वायु पुराण है, वायु पुराण, ये कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जिन्हें आपको याद होना चाहिए। वायु पुराण ये गुप्त से संबंधित है। और जो मौर्य वंश से संबंधित है वो कौन सा पुराण है? वो विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? ये आपका मिल जाएगा, आपको मौर्य वंश से संबंधित माना जाएगा। तो आई होप इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये देख लेना, वही आंसर है। आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब के बीच जब युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, ये प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो थोड़ा जान लेते प्लासी के युद्ध के बारे में, बाकी मुगल सम्राट तो आंसर आप टिक ही कर दोगे। तो सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को क्या हुआ? आपका प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ आपका 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध का जो कारण था, युद्ध का जो कारण माना गया था, वो कारण था कि भैया क्या हुआ था कि 1756 में जो कालकोटरी त्रासदी हुई थी, कालकोटरी त्रासदी माना जाता है, जिसमें क्या किया गया था? जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने क्या किया था? 140 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे भैया, बाकी सभी मर गए थे, ये 23 जिंदा बचे थे। इसी कारण अंग्रेजों ने क्या किया? फिर प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें प्लासी के युद्ध में अंग्रेज कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज था आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था। और किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो इनके बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति
सिराज उद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर। मीर जाफर मीर जाफर मीर जाफर किससे जाकर मिल गया था? अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बनाया गया था? अगला बंगाल का नवाब बनाया गया था। ये अंग्रेजों की कोई अच्छी विजय नहीं मानी जाती थी, ये अंग्रेजों की कूटनीतिक विजय थी, कोई वास्तविक विजय नहीं थी। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों की वो वास्तविक विजय माना जाता है। वो भी अगला क्वेश्चन है तो यही जान लेते हैं। मीर जाफर हुआ, मीर जाफर के बाद जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था, इसके बाद अंग्रेजों ने किसे बना दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम को क्या बना दिया? मीर कासिम को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब बना दिया किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम को। मीर कासिम कौन था यार? मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? ये सिराज उद्दौला का क्या था? दामाद था। किसका? सिराज उद्दौला का दामाद था। ये बन गया था। लेकिन आप मैं बता दूं कि इस समय जब ये युद्ध चल रहा था तो कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। जो मुगल शासक थे उनके बारे में। पमो आसा। आसा मतलब आलमगीर द्वितीय। आलम आलम आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। जब पर जो अंग्रेज अंतिम वो था, कौन था? अंतिम मुगल शासक था जो 1857 की क्रांति में जबरदस्ती बूढ़े हो गए थे, उन्हें साथ में ले लिया। इसके बाद उन्हें रंगून म्यांमार भेज दिया। तो वो शायरी भी करते थे, वो शायरी बाद में सुनाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या था? आलमगीर द्वितीय। ये कब थे? जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये कब थे? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी के युद्ध समय। और ये सालम द्वितीय जब कब था? बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर का युद्ध जब हुआ तब ये थे। बक्सर का युद्ध कब होता है? जो बक्सर का युद्ध होता है, यार जगह भी नहीं बची, आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल इसका आंसर जान लो कि आलमगीर द्वितीय इसका वो हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला तो होगा नहीं, है ना। लेकिन ये यहाँ पर ही हो गया। ये बक्सर के युद्ध के समय कौन था? शाह आलम द्वितीय, है ना। तो बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हैं, क्या जान लेते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1964 में। अगला ही क्वेश्चन है। तो 1964 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, आगे ही लिख लेते हैं। ये आपका हो गया आंसर। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सोहत राज का संस्थापक है? आगे मिलता है आपका क्वेश्चन, लेकिन यही समझ लेते हैं। आगे समझ लेते हैं अपन जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये यहाँ पर समझ ले। बक्सर का युद्ध ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। बक्सर का युद्ध जो 1964 में हुआ था, ये अंग्रेजों की वास्तविक विजय मानी जाती है। प्लासी का युद्ध वास्तविक विजय नहीं माना जाता, अंग्रेजों की वास्तविक विजय मानी जाती है। क्योंकि इस समय जो अंग्रेज सेनापति था, ये मिटा दूं, इस समय जो ये हो गया यहाँ पे, ये मिटा देता हूं। इस समय जो अंग्रेज सेनापति था वो था आपका एक्ट्रो मुंडो। कौन था? एक्ट्रो मुंडो अंग्रेज सेनापति था। और उस समय की सबसे बड़ी 3 महाशक्तियां एक साथ युद्ध किया। कौन कौन ने? एक तो किया आपका किसने? बंगाल के नवाब ने। बंगाल का नवाब कौन रहेगा? मैंने आप बता ही चुका हूं कि कौन बन चुका था। मीर कासिम। कौन होगा? मीर कासिम। मीर कासिम। इसके अलावा अवध का नवाब कौन होगा? अवध का नवाब था शुजा उद दौला। शुजा उद दौला। तो अवध का नवाब कौन हो गया आपका? शुजा उद दौला। इसके अलावा जो मुगल शासक था, मुगल शासक कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो ध्यान रखना, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने अब हरा दिया था। तो अब अंग्रेजों की ये जो विजय मानी गई थी, वो बक्सर के युद्ध की जो विजय मानी गई, वो वास्तविक विजय थी। और प्लासी की जो युद्ध की विजय थी, वो मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराज उद दौला हार गया था, इसलिए वो उसकी कूटनीतिक विजय थी अंग्रेजों की। लेकिन इस युद्ध के बाद तो बक्सर का युद्ध जब हो गया था, इसके बाद तो अंग्रेज डटे नहीं और फिर संपूर्ण भारत पे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। ये सारी जानकारी, है ना। अवध का स्वायत्त राज का संस्थापक कौन है? तो अवध राज का संस्थापक कौन है? आप सभी को पता है, ये सादत खां है। लेकिन भाई हैदराबाद राज की बात करें, हैदराबाद 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 राज की बात करें तो इसका जो संस्थापक है वो चिंकलीज खां है। कौन है? चिंकलीज।
चिंगलिज, हाँ, ये हैदराबाद राज्य का संस्थापक माना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सादत खान, ये देख लो 1722 में स्वतंत्र भारत राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आपके सामने है 4 ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री ये घरालू नायडू, लाला हंसराज और आत्माराम पांडुरंग। तो आप आंसर दें। वैसे मैं बता दूं कि जो देव समाज की जो संस्थापक है उनका ऑप्शन ही नहीं है इसमें, वो है शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री को देव समाज का संस्थापक माना जाता है। लेकिन बाकियों के बारे में जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में पूछा ही जाता है, अक्सर पीएससी पूछता रहता है, लोक सेवा आयोग पूछता रहता है। तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने की थी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में। कहां की थी? कलकत्ता में। हाँ, 1875 में कलकत्ता में, सॉरी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहा की थी? बम्बई में की थी। कहा की थी? बम्बई में, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था। गो रक्षिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। गो रक्षिणी सभा, गायों की रक्षक लिए गोरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा बहिष्कृत भारत वो अखबार भी निकाला था। इसके अलावा और भी इन्होंने काम किए थे। इसके अलावा लाला हंसराज भी क्या थे? जो आर्य समाज थी उसके मार्गदर्शक थे। हंसराज क्या थे? आर्य समाज के क्या थे? ये मार्गदर्शक थे। क्या थे? मार्गदर्शक कौन थे? लाला हंसराज। तो इसका आंसर तो ये यहाँ पे ही नहीं। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग के बारे में आप सभी जानते हो कि इन्होंने क्या की थी? 1867 में क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो आई होप इतनी जानकारी आप पे पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सीरीज आपके हित में जारी रह सके और कंटिन्यू बनी रह सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। कुछ अगर सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।